तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। अब 3 दिन बचे हैं और इसी 3 दिन में सारी पॉलिटिकल पार्टियां जनता के सामने अपने वादे, अपने इरादे लेकर जाएंगी। और आज यानी 4 तारीख से चुनाव प्रचार जबरदस्त तरीके से जोर पकड़ रहा है, क्योंकि आज अगर आप बीजेपी की बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह भी सड़कों पर हैं, इस वक्त गलियों में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, देर रात तक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में हैं, वो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने पूरी मशीनरी चुनाव प्रचार में झोंक दी है। बीजेपी के शीर्ष से लेकर के कार्यकर्ता तक सब लोगों के बीच जाना है। और आज जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि 240 सांसद गलियों में घूमेंगे, झुग्गी झोपड़ियों में जाएंगे। यानी बीजेपी ने बहुत बड़े स्तर पर अपना चुनाव प्रचार आज शुरू किया है। साथ ही साथ अगर केजरीवाल की बात करें तो वो भी लगातार रोड शो कर रहे हैं। हालांकि उनके चेहरे पर सूजन है, इसके बावजूद वो लगातार अपने पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। जहां मैं खड़ा हूं ये डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का चुनाव क्षेत्र है। यहां पर योगी आदित्यनाथ की रैली है और आज कांग्रेस भी चुनावी मैदान में उतर रही है। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जंगपुरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी संगम बिहार से आज शाम से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो मंच हमारे पीछे है, योगी आदित्यनाथ को यहां पर 12:30 बजे आना है। यहां पर वो एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं तो जनता यहां पर जुटनी शुरू हो गई और खासतौर से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस मैदान में आना शुरू हो गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, कुर्सियां लगी हुई हैं और जनता यहां पर देखिए हाथ हिला करके अभिवादन कर रही है। योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए इतने सारे लोग अब यहाँ आना शुरू हो गए, इकट्ठा होने शुरू हो गए। और योगी आदित्यनाथ जहां जाएंगे वहां चुनावी माहौल में गर्मी नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? बीजेपी ने उनको मैदान में उतारा है। प्रधानमंत्री ने कल शाहीन बाग को लेकर के कहा कि ये एक प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। और साथ ही साथ कहा कि बीजेपी को अगर आप वोट देंगे तो इस तरह के प्रयोग नहीं दोहराए जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर कड़कड़डूमा से लेकर के यहाँ तक पड़पड़गंज तक पूरे क्षेत्र की जनता यहाँ पर जुटी हुई है। ये मनीष सिसोदिया का क्षेत्र है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ की जो एंट्री है उससे बीजेपी को क्या फायदा होने वाला है? देखो जी, चुनाव प्रचार की शुरुआत तो हमने पहले ही कर चुके थे, लेकिन मोदी जी के कल शुरुआत करने से हमारा 20% वोट बढ़ गया है और योगी जी के आने से और हमारे इजाफा हो गया है। अब हमारी जीत निश्चित है और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को यहाँ से हम निश्चित हरा करके भेज रहे हैं और भाई रवि नेगी बड़े भारी बहुमतों से विजय होकर के जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया का हरा रहे हैं आप, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। योगी जी की सभा इसलिए लगा रहे हैं कि ऐसे लगाते रहते हैं आप? नहीं, बीजेपी वाले जय श्री राम का नारा तो लगाते ही हैं। हाँ। बरोबर। अच्छा। और श्री राम हमारे आराध्य हैं। हाँ। तो श्री राम का नारा लगा के ये मांगे बढ़ते हैं किसी भी काम में, कहीं भी, कभी भी। तो कुछ ज्यादा तेजी से आज नारा लगा रहे हैं आप? नहीं, हमेशा इसी तेजी से योगी जी आ रहे हैं इसलिए भी, और हमारे जय श्री राम के नारे बहुत तेजी से ही लगते हैं। जय जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, गूंज रहे हैं तीन ही नाम, गूंज रहे हैं तीन ही नाम, गूंज रहे हैं तीन ही नाम। एक बात ये बताइए, अब ये जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, मंदिर तो अब बन गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब जय श्री राम के नारे का क्या काम है यहाँ के विधानसभा चुनाव में, जरा बताइए। क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि आप लोग वोटों का बंटवारा कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वोटों का कोई बंटवारा नहीं। हम हिंदुत्व के साथ हैं, हम सबके साथ हैं। लेकिन योगी जी जो कर रहे हैं, योगी जी के एक आवाज पे सारे लोग उठ जाते हैं। एक बात मुझे बताइए, चुनाव दिल्ली में है, बात बिरयानी की हो रही है, बात पाकिस्तान की हो रही है, बात शाहीन बाग की हो रही है, ये मुद्दे क्यों उठा रहे हैं आप लोग? शाहीन बाग भी दिल्ली में ही है और जिस तरह से शाहीन बाग पे कुछ एक वर्ग विशेष ने कब्जा कर रखा है और वो कह रहे हैं कि सब लोग एकजुट हो जाएं, 20% वोट की राजनीति कर रहे हैं दूसरी पार्टियां। अगर आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूं, मैं जामिया वालों के साथ खड़ा हूं, तो मैं भी गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं मोदी जी के साथ खड़ा हूं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। आप लोगों से दोबारा मैं बातचीत करूंगा, लेकिन सीधे मैं चलता हूं। हमारे सहयोगी जावेद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर से, जहां उनको 1 बजे आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। जावेद, क्या तैयारियां हैं और क्या उम्मीदें हैं? दिल्ली के लोगों को क्या देने जा रहे हैं केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल खुद इस मैनिफेस्टो को आज जारी करेंगे। पार्टी दफ्तर में हम मौजूद हैं, यहाँ कार्यकर्ताओं की जो मौजूदगी है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से हलचल है। और आम आदमी पार्टी की कोशिश यही है कि जो मैनिफेस्टो है उसमें जो वादे वो करें वो जनता के बीच तक जाए। आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, क्या वादे करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल आज, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप?
वादे तो भाई साहब बहुत हुए हैं, बहुत ही कड़ा है काम, और जो थोड़ा बहुत रह गया है उसे आगे करेंगे काम को। जो काम रह गया वो आगे करेंगे। देखिए आपको अरुण एक बात बता दें कि अब से करीब 2 हफ्ते पहले गारंटी कार्ड लॉन्च किया था खुद अरविंद केजरीवाल ने, और अब हम कह सकते हैं कि जो मैनिफेस्टो है वो उसका विस्तार है, एक्सटेंशन है। तो इसमें तमाम बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी तमाम जो सुविधाएं हैं वो उनकी बात कही गई है। आप बताइए कि क्या वो देंगे मैनिफेस्टो में? जी हाँ, बिल्कुल देंगे। अभी जो जितने भी वादे किए वो पूरे पक्के हुए हैं और इसके बाद भी होने वाले हैं, और पूरे आम आदमी पार्टी के 70 में से 70 आएंगे। देखिए एक ग्रुप यहाँ पर पंजाब से भी आया हुआ है। ये बताइए कि आप पंजाब से आए हैं, किस तरह का दिल्ली में माहौल देख रहे हैं और जो योजनाएं यहाँ पर चल रही है, आज मैनिफेस्टो जारी करेंगे, आप लोग किस तरह से इसको देख रहे हैं पंजाब से आए कार्यकर्ता? हम सभी आज हफ्ता हो गया पंजाब से आए हुए, हमने देखा है कि दिल्ली का माहौल इतना गरमाया हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि 70 को क्या भाई साहब अब छोड़ो, प्रचार करना भी छोड़ दो। 70 को जेकर 100 भी होती ना, 100 भी हम केजरीवाल साहब को ही देते। नहीं ठीक है, वो ये बताइए जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उस पर क्या लग रहा है कि क्या और हो सकता है? आप पंजाब से आए हैं, पंजाब की अपनी पार्टी वहाँ पर लड़ी थी और यहाँ पर जो घोषणाएं फ्री बिजली जैसी चीजें मिल रही हैं, क्या लगता है यहाँ पर क्या होगा घोषणा पत्र? जो घोषणा पत्र पहले भी जो वादे किए थे अरविंद जी ने वो सारे पूरे किए हैं, और आगे भी इससे अच्छे सारा कुछ अच्छा होगा। सारा कुछ अच्छा होगा। आप बताइए क्या कहेंगे? आप यहाँ पर कब से हैं और कहाँ से आए हैं पंजाब में? संगरूर डिस्ट्रिक्ट है जी। 1 हफ्ता हो गया हमको, लेकिन जो भाई साहब ने पहले बोला है कि हमको लोग, यहाँ के लोग ये बोल रहे हैं कि सरदार जी क्यों प्रचार कर रहे हो, क्यों इतना जोर लगाया है, सभी सीटें आ चुकी हैं, इतनी खुशी हुई। ये मैं सोचता हूँ कि देश का पहला मुख्यमंत्री होगा जो 5 साल के बाद ये कह रहे हैं मेरा काम अच्छा लगा है, जो मैं काम अच्छा लगा। लेकिन दिल्ली में जो एक मुद्दा है, जो विपक्षी दल है बीजेपी, वो लगातार शाहीन बाग के मुद्दे को उठा रही है, तो क्या लगता है कि इसमें कुछ होगा? उन्होंने कोई मुद्दा ही नहीं है, उन्होंने कोई मुद्दा नहीं है। देखिए ये जो कार्यकर्ता है कह रहे हैं शाहीन बाग का कोई मुद्दा ही नहीं है, और उम्मीद कर रहे हैं कि जो घोषणा पत्र होगा वो और वादे उसमें यहाँ पर किए जाएंगे। जी तो जावेद जैसा कि बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जो घोषणा पत्र पार्टी का जारी करने जा रहे हैं, उसमें बिजली, पानी जैसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं पहले भी वो काम कर चुके हैं, आगे भी जो गारंटी कार्ड उन्होंने जारी किया था उसी का एक तरह से एक्सटेंशन होगा घोषणा पत्र। हमारे साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी जुड़े हुए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बिजली और पानी उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्लैंक है। वो कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर मैंने काम किया तो वोट देना, नहीं तो हरा देना। इतना कॉन्फिडेंस जो केजरीवाल के अंदर है, आप लोगों के अंदर कैसे जवाब देंगे उसको? जो जिस प्रकार से इन्होंने 4.5 साल जैसे इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, 4.5 साल इन्होंने धोखाधड़ी से अपनी सरकार बनाई, और हमारे क्षेत्र के अंदर में सारे जितने भी ग्रामवासी हैं, जितने भी हमारे कॉलोनीज के हैं, सारे गलियों में सारे पानी भरा रहा, सीवर जाम, सारी व्यवस्था खराब। स्कूलों के अंदर में इन्होंने सिर्फ लीपापोती की है। आप भी आज के समय में जाके देख लीजिए कि कोई भी नए टीचर इन्होंने नियुक्त नहीं किए हैं, सब कुछ इनका बेकार है। और आप एक धोखाधड़ी से कैसे चुनाव जीतते? चुनाव तो उन्होंने जीता, 67 सीटें दी उनको जनता ने, धोखाधड़ी कैसे हुई? दिया है उनको जनता ने एक बार मौका दिया है, मौका दिया गया है। और ये सिसोदिया जी का क्षेत्र में, सिसोदिया जी से कहती हूँ, अरविंद केजरीवाल से कह रही हूँ, केजरीवाल तो कहते थे कि हमें मोदी और योगी मोदी काम नहीं करने दे रहा है, अब कैसे वो काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि मैंने खूब काम किया है, हमें वोट दो जनता। अब उन्हें मोदी जी ने काम करने के लिए फिर सब कुछ बांटने के लिए छोड़ दिया है क्या? तो अगर आप लोग बात कर रहे हैं चुनाव में विकास की, लेकिन जब मुद्दा होता है तब तो आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आप फिर राम मंदिर की बात करते हैं, फिर आप शाहीन बाग की बात करते हैं, फिर आप अरविंद केजरीवाल के हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? फिर अब मैं बताता हूँ, विकास की मुद्दा, मैं विकास की ही बात कर रहा हूँ। अगर विकास आपको देखना है तो आप हाईवे पर जाइए, विकास देखना है हेल्थ में देखिए। दिल्ली के चुनाव में लगातार कुछ दिनों से शाहीन बाग की गूंज है, हर कोई शाहीन बाग की बात करता है, और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच खास तौर से शाहीन बाग को लेकर के वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी फंड कर रही है, आम आदमी पार्टी ही प्रायोजित कर रही है शाहीन बाग को। इस बीच पिछले कुछ दिनों में लगातार वहां 2 बार गोली चलने की घटना हुई, और तीसरी बार इस तरह की खबर आई। हालांकि पुलिस अभी उसकी जांच कर रही है कि गोली चली थी कि नहीं। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट वहां पर मौजूद हैं। दीपक, आज जो सवेरे दिखाई दे रहा था कि पुलिस ने जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं, जामिया और शाहीन बाग की तरफ जो रास्ते जा रहे हैं, आज वहां चेकिंग हो रही है वाहनों की, आज क्या तस्वीर है वहां से, क्या दिखा रहे हैं आप? देखिए अरुण, मैं इस वक्त 13 नंबर उस सड़क पर हूँ जहाँ से शाहीन बाग की दूरी
कुछ ही दूर है, क्योंकि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर वो टेंट लगा हुआ है जहाँ पर प्रदर्शनकारी पिछले 15 दिसंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं सीए और एनआरसी के खिलाफ। लेकिन आज चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी आपको दिखाई देगी क्योंकि एसएसबी के जवानों के हवाले शाहीन बाग है, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के दूसरे आरएएफ को बीती रात लगाया गया था डिप्लॉयमेंट। पुलिस फोर्सेस का आप देख सकते हैं पूरी तरह से बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है और जिसको भी अंदर जाना होगा उसे मेटल डिटेक्टर से चेकिंग करवा के अपनी आइडेंटिटी दिखाकर अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस के जवान हैं, लगातार टीमों को सुरक्षा में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतने के आदेश मिले हैं। साथ ही 3 लेयर की यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, एसएसबी के जवान हैं और चाहे दूसरी तरफ ये माना जाए कि दो लेयर और टेंट की तरफ है, वहाँ पर तक सुरक्षा बल जो है तैनात किया गया है। लगातार सरगर्मी है, अधिकारी लगातार अमन कमेटियों से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। साथ ही जो सुरक्षा बल है उनको अलग अलग जगह पर डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि 8 फरवरी को चुनाव है, इसको देखकर भी। और साथ ही जो लगातार गोलीबारी के 3 कांड हो चुके हैं, उसके बाद दिल्ली पुलिस कोई भी यहाँ पर जोखिम नहीं मोल लेना चाहती और यही वजह है कि जिसको भी यहाँ पर एंट्री होगी वो इस तरीके से रजिस्टर में अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शख्स अंदर जाना चाहते हैं और इनकी आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर आधार कार्ड देखा जा रहा है। और आप कहाँ से आए हैं? शाहीन बाग के रहने वाले हैं आप। दीपक, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले कुछ दिन पहले संदीप राणा है, सत्यवीर यादव है, ये झंडों दीपक, पिछले कुछ दिन पहले हमने देखा था कि चुनाव आयोग की एक टीम वहां पुलिस कर्मियों के साथ पहुंची थी शाहीन बाग, कि वहां पर जो बूथ बने हैं, मतदान केंद्र हैं, क्या वहां 8 तारीख को चुनाव सकुशल संपन्न हो जाएगा? सारी तैयारियां पूरी हैं? चुनाव को लेकर कहीं कोई खलल तो नहीं है? राजकुमार जी, आशीमा सिंह, कमल शर्मा, देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी हमने बात करी थी, दिल्ली पुलिस से भी हमने बात करी थी। यहाँ पर जितने भी 5 से ज़्यादा यहाँ पर पोलिंग सेंटर हैं, जहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पूरा जो शाहीन बाग का इलाका है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के कब्जे में है। ये कहा जाएगा कि जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तंत्र जो है कोई जोखिम नहीं मोल लेना चाहता और हर किसी को हिदायत दी गई है किसी भी ऐसे संदिग्ध पर नज़र रखी जाए। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की अलग अलग कंपनियों को यहाँ पर तैनाती दी गई है। तो शाहीन बाग में कहा जाएगा कि अब कोई भी अगर अंदर जाता है तो उसकी पूरी चेकिंग होगी, उसके बाद ही उसको अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा, क्योंकि आसपास के जितने भी लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी आइडेंटिटी देखकर ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। क्योंकि असामाजिक तत्वों के द्वारा 3 बार ऐसी फायरिंग यहाँ पर हुई है, जिसके बाद सक्रियता यहाँ पर सुरक्षा बलों की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही चुनाव का समय है तो अतिरिक्त फोर्स को भी यहाँ पर लगाया गया है। अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी हैं, अभी वो यहाँ से अंदर गए हैं, लगातार लोगों से बातचीत करके शांत और शांति की अपील करना चाहते हैं। साथ ही ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से आप नहीं डरें, क्योंकि इससे पहले मैं बताना चाहूँगा अरुण की सुरक्षा बल, खासतौर से दिल्ली पुलिस जो है टेंट के आसपास नहीं थी, लेकिन आज एक पहली बार ऐसा मौका है कि जब दिल्ली पुलिस और जो सुरक्षा बल हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को टेंट के पास तैनाती दी गई है। वहाँ के स्थानीय लोगों से पुलिस अधिकारियों ने बातचीत की है जी कि इन सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी है कि आपको सुरक्षित रखें, और इसी वजह से आज पहली बार जो टेंट लगे हुए हैं जहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है सीए एनआरसी के विरोध में, वहाँ पर सुरक्षा बलों और पुलिस को देखा जा सकता है। तो कुल मिला के दिल्ली पुलिस के अधिकारी और दूसरे जो चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक हैं वो यहाँ पर आकर लगातार इस पूरी बात को तस्दीक कर लेना चाहते हैं, क्योंकि 8 फरवरी को चुनाव हो, इससे पहले किसी तरह की कोई माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करे, इसको लेकर ये इंतजाम किया गया है। तो दीपक, जैसा कि आप बता रहे थे कि शाहीन बाग और जामिया की तरफ जितने रास्ते जा रहे हैं वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि गोली चलने की घटनाओं के बाद पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है, वो मुस्तैद हो गई। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि संसद में बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने माना है कि एनआरसी लागू करने का उसका कोई इरादा नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब संसद से पास हुआ था, उसके बाद लगातार अब विपक्ष की पार्टियां और तमाम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो ये कह रहे थे कि सीएए के साथ अगर एनआरसी जोड़ दिया जाए तब एक धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जा सकती, और इसको लेकर के तमाम विरोध हो रहा था। अब सरकार की तरफ से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा है कि सरकार का फिलहाल एनआरसी लागू करने का कोई इरादा नहीं है। पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात बीजेपी कहती रही है, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई बार इस बात को कहा था, लेकिन अब जो प्रदर्शन हुए थे, पूरे देश में धरना हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट लागू होने के बाद अब सरकार ने साफ कर दिया है
कि एनआरसी लागू नहीं होगा, यानी एनपीआर की। हालांकि सरकार की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की जो प्रक्रिया है वो अनवरत चलती रहेगी, वो नहीं पीछे हटने वाले। और नहीं सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से जो प्रताड़ित हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, अगर वो हिंदुस्तान आते हैं तो उनको नागरिकता देने वाला जो बिल है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उस पर पीछे नहीं हटेगी सरकार। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या जो रजिस्टर बनने वाला है, उस पर भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। लेकिन एनआरसी जिसको लेकर सबसे ज्यादा विरोध कर रही थी विपक्ष की पार्टियां, उस पर सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि एनआरसी लाने का उनका कोई इरादा नहीं है। तो दिल्ली में जो चुनावी माहौल है उसमें मैं एक बार तस्वीर दिखाऊं, योगी आदित्यनाथ की सभा होने वाली है और शाहीन बाग का जिक्र जब राजनीतिक नेता करते हैं, एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए नेगी जी आप। जितने भी यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर आए हैं योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए, प्रधानमंत्री ने भी कल शाहीन बाग को लेकर के टिप्पणी की थी और सरकार में अब शीर्ष स्तर से ये साफ कर दिया गया है कि एनआरसी को लागू देश में नहीं करने का कोई इरादा फिलहाल है। और इसके बाद उम्मीद यह है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो कुछ बातचीत करने को तैयार हो सकते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। एक बात बताइए मुझे आप, ये अब तो सरकार ने साफ कर दिया कि एनआरसी लाएंगे नहीं, संसद में कह दिया, आप लोगों के लिए किस तरह की खबर है? देखिए, जो ये अब यहाँ पे अपने इस बाग के अंदर में जो हो रहा है, तो वो प्रोटेस्ट क्या है? शाहीन बाग के अंदर में क्या है? वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, आपकी सरकार ने पहले कहा एनआरसी लाएंगे, असम में एनआरसी लागू कर दिया, फिर कहा देश भर में लाएंगे, अब कह रहे हैं नहीं लाएंगे, ये बताइए। पहले तो ये सीएए के जो विरोध कर रखा है, उनको यही नहीं पता कि सीएए है क्या। सीएए जो है नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। अब वो एनआरसी की बात करते हैं, पहले उनको ये समझना चाहिए कि पहले सीएए का पूरी तरह समर्थन करें। हमारी जो मुस्लिम महिलाओं के लिए जो हमारे मोदी जी ने जो 3 तलाक कानून जो पास किया है, उसमें किसका फायदा हुआ है? मुस्लिम महिलाओं का फायदा। आप लोग चाहते हैं कि नहीं एनआरसी लागू देश में कि नहीं हो? लागू हो, हम चाहते हैं। एनआरसी इसमें गलत क्या है? अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ, अभी आपके पास आ रहा हूँ, मेरे सहयोगी विक्रांत यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, सरकार की तरफ से पहले ये मुंहजबानी जरूर कहा गया था मंत्रियों की तरफ से एनआरसी लाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन सरकार का लिखित रूप से संसद में जवाब देना, क्या रणनीति इसके पीछे? आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने इस मामले में जब कंफ्यूजन दूर किया था, तब उन्होंने कहा था कि फिलहाल देश में एनआरसी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लाने की कोई योजना सरकार की नहीं है और ना ही इस पर कोई काम चल रहा है। उसके बाद से बीजेपी के नेता भी लगातार ये कह रहे हैं कि एनआरसी को लेकर के अभी आधिकारिक रूप से कोई काम शुरू नहीं हुआ है। आज गृह मंत्रालय की तरफ से भी हाउस को ये बताया गया लिखित जवाब में कि पूरे देश में एनआरसी लाने के लिए अभी सरकार ने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है, यानी इस तरीके की कोई योजना अभी फिलहाल नहीं है। तो यही जानकारी दी गई है, वर्तमान स्तर के बारे में जानकारी दी गई है और सरकार को ये उम्मीद है कि इसके बाद ये विवाद थोड़ा शांत होगा। एक बार वही काम करना है जो 22 साल पहले साहब सिंह वर्मा। तो ये थे विक्रांत यादव जो बता रहे थे कि सरकार ने संसद में कहा एनआरसी नहीं लाएंगे। इस बीच शर्जील इमाम भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके पास से, उनके लैपटॉप से, उनके मोबाइल से तमाम जानकारियां पुलिस को मिल रही हैं और साथ ही साथ उनके समर्थन में उर्वशी नाम की एक लड़की जो मुंबई में नारेबाजी कर रही थी, उसको भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। हमारे साथ विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं मुंबई से। विवेक, किस तरह से मामला आगे बढ़ता जा रहा है और क्या उर्वशी से पूछताछ होने वाली, क्या वो पहुंच गई है पुलिस के पास? अरुण, देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस अभी भी उर्वशी की तलाश कर रही है। हालांकि उर्वशी और उसके 50 साथियों के खिलाफ मुंबई की जो मेरे पीछे पुलिस स्टेशन देखना, आजाद मैदान पुलिस स्टेशन, वहीं पर 124A यानी कि सेडिशन के ऊपर पूरा मामला दर्ज किया गया है और कोशिश की जा रही है कि उसकी तलाश की जा रही है ताकि इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़े। आपको बताना चाहेंगे कि 1 फरवरी को इसी पुलिस स्टेशन में अंतर्गत आजाद मैदान पुलिस स्टेशन आता है। वहां पर 1 फरवरी को आजाद मैदान में बाकायदा एक प्रोटेस्ट हुआ था और उसी प्रोटेस्ट के दौरान उर्वशी अपने पूरे ग्रुप के साथ वहां पहुंची थी और वहां पर उन्होंने जो शर्जील इमाम है उसके फेवर में नारेबाजी की थी, जिसके बाद पूरा जांच बिठाई गई और मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की है और जांच करने के बाद बाकायदा सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं। पुलिस ने बाकायदा उर्वशी को पूछताछ के लिए बुलाया भी था, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं आई। अब मामला दर्ज हो चुका है और पुलिस पूरी कोशिश करेगी सबसे पहले उर्वशी की तलाश की जाए, उससे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि बाकी के 50 लोग हैं वो कौन है और कहाँ पे रहते हैं, ताकि उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सके। अरुण, अगर पार्टी को लाभ होता है तो विवेक, एक सवाल शर्जील से संबंधित है। शर्जील के लैपटॉप से, मोबाइल से जितने भी
डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं उसमें उसके इरादे बहुत खतरनाक जाहिर हो रहे हैं। उर्वशी का नारा लगाना, क्या सिर्फ उर्वशी ही है मुंबई में या और भी शर्जील के समर्थक है, उन पर भी पुलिस की नजर है? और क्या इस बाबत भी पूछताछ की जाएगी कि शर्जील जिस तरह से दिल्ली में, जामिया में, जेएनयू में कोशिश कर रहा था लोगों को भड़काने की, मुस्लिम युवाओं को अपने साथ लेने की, इस तरह की कोई कोशिश मुंबई में भी हुई थी? देखिए अरुण, ये पूरा जांच का विषय है और इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस पूरी कोशिश करे कि सबसे पहले वो उर्वशी की जांच करे, उर्वशी को हिरासत में लेके पूछताछ करी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उर्वशी का जो फेसबुक अकाउंट है उसे साफ तौर पे ये जाहिर हो रहा है कि वो किस जब शर्जील इमाम गिरफ्तार हुआ था तो उसके फेवर में वो कमेंट लिख रही थी, बाकायदा शर्जील के पोस्टर और जो फोटो वो भी अपडेट कर रही थी। और ये जैसे ही उसके ऊपर मामला दर्ज हुआ है तो सबसे पहले उर्वशी ने अपना फेसबुक अकाउंट पूरी तरह से डिलीट कर दिया है ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिल पाए। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि वो पूरे जो डेटा है उसको रिट्रीव करेगी। रिट्रीव करने के बाद जो भी उर्वशी का ट्विटर अकाउंट है, जीमेल है और जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उसकी जांच की जाएगी कि आखिरकार उसको लेकर वो किस तरह के जो पॉइंटर्स वो शर्जील के फेवर में लोगों को बता रही थी। तो एक जांच का विषय है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि सबसे पहले उर्वशी को हिरासत में लिया जाए, उस पूरे मामले में जांच की जाए कि कहां पर है और किस जगह पर है। और ये माना जा रहा है कि अगर उर्वशी पुलिस स्टेशन आती भी है तो गिरफ्तारी संभव है, क्योंकि जो सेक्शन लगाए गए हैं 124B काफी सीरियस सेक्शन है, देशद्रोही यानी सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं जो नॉन वेलेबल ऑफेंस होता है। अगर उर्वशी को यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया भी जाता है या उर्वशी खुद आती भी है तो गिरफ्तारी के काफी ज्यादा चांसेस हैं। अरुण, नहीं है, उनका नाम है अमित शाह। तो विवेक, शर्जील के मसले पर ही बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि जो कुछ भी कार्रवाई हुई है नियमों के मुताबिक हुई है और जरूरी थी। सुनिए क्या कह रहे हैं शहनवाज हुसैन। बाबा योगी आदित्यनाथ जिन्होंने इस मुल्क में टुकड़े करने वाले की कोई जगह नहीं, उनकी जगह जेल के सलाखों के पीछे। जो लोग कहेगा आसाम काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट काट देंगे, भारत के टुकड़े कर देंगे और उसके पक्ष में कोई नारा लगाएगा तो वो नारे भी गिने जाएंगे उस देशद्रोह के पैमाने से। क्यों इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं? महाराष्ट्र सरकार ने सही किया है, इस तरह के नारे लगाने वालों को कार्रवाई। तो विवेक, आपने सुना कि बीजेपी तो बहुत स्पष्ट रूप से बात कह रही है कि देश के खिलाफ कोई अगर नारेबाजी करेगा या इस तरह के देश तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून के मुताबिक और कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल आपसे मेरा विवेक ये है कि महाराष्ट्र में सरकार जो है महायुति की है, क्या इस मसले पर बीजेपी जिस तरह का संदेश देना चाहती है उसी कड़ाई के साथ वहाँ की सरकार भी काम कर रही है? हमको वोट नहीं दे रहे हो। देखिए अरुण, ये काफी दिलचस्प सवाल है। उस पूरे मुद्दे पे हमने बार बार जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो CAA NRC के कानून के खिलाफ है, लेकिन जो भी व्यक्ति अगर देश के खिलाफ बातचीत करेगा या फिर देश के खिलाफ कोई भी जहर उगलेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि देखिए इस पूरे मामले में जब उर्वशी अपने पूरे ग्रुप के साथ 1 फरवरी को मुंबई के आजाद मैदान में पहुंची थी और उन्होंने देश के खिलाफ नारेबाजी की थी, शर्जील इमाम को सपोर्ट की नारेबाजी की थी, तो इसमें महाराष्ट्र सरकार भी पीछे नहीं उठी। FIR दर्ज होने से पहले ही गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बोल दिया था, पुलिस को आदेश दिए थे कि ये काफी स्ट्रिक्ट मामला और इस पूरे मामले की स्ट्रिक्ट से एक्शन लिया जाए। उसके महज कुछ घंटे बाद ही मुंबई पुलिस ने गृह मंत्री की बात मानी और शाम होते होते बाकायदा FIR भी दर्ज की गई और जो सख्त कानून होता है सेडिशन का वो चार्जेस लगाए गए। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है उसमें कांग्रेस, NCP और शिवसेना लगातार बोलते आ रही है कि वो देश के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वजह है कि उर्वशी के ऊपर और उर्वशी के साथ जो पूरा ग्रुप था, 50 लोगों का जो पूरा ग्रुप था, उन सभी के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं और ये इतना सख्त कानून है कि उसमें इनकी गिरफ्तारी होना लगभग तय है। हालांकि पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उर्वशी को बाकायदा समन भेजा गया था स्टेटमेंट बुलाने के लिए। आप मेरे पीछे जो आजाद मैदान पुलिस स्टेशन है वहां पर बुलाया गया था, लेकिन उर्वशी अपने लोगों के साथ नहीं पहुंची है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश जरूर है कि उर्वशी अगर आती भी है या फिर उर्वशी को पुलिस ढूंढती भी है तो उसकी गिरफ्तारी हर हाल में संभव है इस पूरे मामले में। अरुण, विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा मैं लौटूंगा। थोड़े से विजुअल्स मैं यहाँ पर और तस्वीरें दिखा दूं। योगी आदित्यनाथ की रैली है, आज वो रैली यहाँ पर कर रहे हैं पड़पड़गंज में। यहाँ पर आप देखिए मनीष सिसोदिया जो दूसरे सबसे कद्दावर नेता हैं आम आदमी पार्टी के, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उनका विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को उतारा गया है मैदान में। जरा तस्वीरें देखिए कि ये जो मैदान तालाब मैदान है, यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया है। लोग हाथ हिला के अभिवादन कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटी है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी उम्र कितनी है और आप यहाँ आई किस लिए हैं? My age is 16. My name is Nishu Pandey. तो निशु, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ,
कि 16 साल की आपकी उम्र है, अभी तो आप वोट भी नहीं दे सकती हैं, तो क्या देखने आए जरा ये बताइए। मैंने स्पेशली यहाँ के लिए, मुझे पता लगा कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ सर आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे छुट्टी ली है अपने स्कूल से। एक्चुअली मैं यहाँ पे ये बताने आई हूँ, एज अ स्टूडेंट आई एम इन 11th क्लास, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि योगी जी ने, हमारे मोदी जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया। उन्होंने रिजर्वेशन हटा दिया, जिसकी वजह से मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। आई एम पांडे, देयरफॉर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें कि दे वोट टू मोदी, वो भाजपा को ही वोट दें, बिकॉज मेरे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, सारे स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। थैंक यू। एक स्टूडेंट इधर भी, इधर आइए आप, जरा इधर आइए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं से तो हम बात करते रहते हैं, नेताओं से बात करते रहते, जरा छात्रों से बात करें। आप स्कूल नहीं गए? नहीं गए, आज नहीं गए। क्यों? योगी आदित्यनाथ को देखना है। योगी आदित्यनाथ को देखना। कौन है योगी आदित्यनाथ, पहले ये बताइए। हमारे यूपी के सीएम है। यूपी के सीएम है। क्या आपको अच्छा लगता है, किस लिए आप स्कूल बंक करके? लोग छोटे बच्चे तो स्कूल बंक करके खेलने जाते हैं या फिल्म देखने जाते हैं, आप तो योगी जी को देखने आ गए। खुशी हो रहा है, योगी आदित्यनाथ खुशी हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से, छात्रों की? आप छात्र हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या होती है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तो कहते हैं सबसे अच्छा काम हमने स्कूलों में ही किया। कुछ नहीं किया स्कूल में काम, जो पहले स्कूल था वैसे कर दिया है। अब कुछ काम नहीं, कोई एक भी टीचर नया नहीं आए, वही पुराने टीचर आए हैं अभी तक। तो आपके पिताजी बीजेपी में है क्या? मम्मी। इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं? अच्छा, पिताजी मम्मी दोनों बीजेपी में। देखिए ये बच्चे हैं, ये बच्चे यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर पड़पड़गंज में, चूंकि ये जो पूरा इलाका है वो मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के, उनके क्षेत्र के लोग हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा करते रहे हैं कि स्कूलों में सबसे ज्यादा काम हुआ है, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, लेकिन ये बच्चा कह रहा है, अलग ही आरोप लगा रहा है। हालांकि सियासत है, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। जावेद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। 1 बजे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। इसके पहले वो गारंटी कार्ड जारी कर चुके हैं, जिस तरह से किसी प्रोडक्ट का गारंटी कार्ड जारी किया जाता है। जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल अपने किए गए कामों पर ही पूरी तरह से निर्भर हैं और वो साफ कह रहे हैं पॉलिटिक्स में ये कहना कि अगर मैंने काम किया हो आप मुझे वोट देना, वरना वोट मत देना, ये भी बड़ी बात है। एक बात बताइए मुझे आप, केजरीवाल के अलावा कोई और नेता जो कहे इस विधानसभा चुनाव में कि अगर मैंने काम किया हो तो वोट देना, नहीं किया हो तो मत देना, ये आपको लगता है हिम्मत का काम है? देखो जी, केजरीवाल के अलावा, केजरीवाल तो झूठ का बुलंदा है, ये पूरे दिल्ली को मालूम है, लेकिन केजरीवाल के अलावा और है कौन? डिप्टी सीएम था, 5 साल तक कहाँ था? आज मेरे घर के सामने से जा रहा था, मैंने उसके सामने स्पष्ट बोला। तो आप ये कह रहे हैं केजरीवाल झूठे वादे करते हैं? हमारे साथ जावेद जुड़े हुए हैं, जहां से घोषणा पत्र जारी होना है आम आदमी पार्टी का। जावेद, ये जितने भी कार्यकर्ता बीजेपी के ये कह रहे हैं कि झूठे वादे करते हैं। केजरीवाल गिना के कल गए, जो हमारा कार्यक्रम था एजेंडा दिल्ली में, कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, 1.5 लाख जो CCTV कैमरे लगवाए हैं, 20,000 कमरे बनवाए हैं। आज जो घोषणा पत्र जारी होने वाला है उसमें किस बात पर फोकस होने वाला है? देखिए, अरविंद केजरीवाल खुद मैनिफेस्टो जारी करेंगे, मैं बताऊंगा फोकस किस बात पर होगा, लेकिन माहौल दिखा देते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं और 1 बजे का वक्त है, अभी 10 मिनट है और यहाँ पर देखिए किस तरह से कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हैं, यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की एक झलक पाने के लिए। लगातार जो आम आदमी पार्टी कहती रही, जो 5 साल में काम किए हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है। आप बताइए कहाँ से आए? अभी सीएम आ गए लेकिन आप उनके इंतजार में हैं? हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ। अच्छा, हैदराबाद से आए हैं। दिल्ली से मैं वाराणसी से। वाराणसी। दिल्ली में जो काम किए हैं उन्होंने, वो आज घोषणा पत्र जारी करेंगे। आपको क्या लगता है किन मुद्दों को वो आगे बढ़ाएंगे, क्या घोषणा कर सकते हैं? ये घोषणा कर सकते हैं स्वास्थ्य, एजुकेशन, हाँ, और दिल्ली की जो तमाम स्वास्थ्य और एजुकेशन। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से ही। अच्छा, आप दिल्ली से। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आज वो घोषणा पत्र में क्या आप बातें रखेंगे? ये पहले सीएम है जिन्होंने अपने पूरे वादे किए हैं और पूरे दिल्ली के पूरे नगरवासियों को पूरा यकीन है और यहाँ के लोग जो है वो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। ये निश्चित ही दिल्ली में पूरे के पूरे लोग के मन में बसे हुए आम आदमी पार्टी के। ये गारंटी कार्ड है हमारे हाथ में जो 2 हफ्ते पहले जारी किया गया था। इसमें तमाम वो वादे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने अपने दस्तखत करके दिया था, चाहे वो बिजली हो, साफ पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ये सारी चीजें। और एक अहम बात जो वादा है, जहां झुग्गी वही मकान, इसका भी वादा इस गारंटी कार्ड में किया गया है। तो देखना होगा कि इसको किस तरह से विस्तार करेंगे, किस तरह से वो इसे आने वाले
दिनों में लागू करेंगे। और कार्यकर्ता यहाँ पर जमा, बताइए आप कहाँ से हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं घोषणा पत्र में क्या होगा? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਅਰਬਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹਾਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਬਸਬਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। आप बताइए कि क्या उम्मीद कर रहे हैं घोषणा पत्र से? पूरी तरह से उम्मीद कर रहे हैं और इनका घोषणा पत्र ऐसा घोषणा पत्र होगा कि पूरी देश लागू करेगी, क्योंकि 5 साल में जो इन्होंने काम किया है वह अन्य जगहों पर, चाहे हम झारखंड से आए हुए हैं, यहाँ पूरे देश में दूसरी सरकारें भी फॉलो करेंगे। आप बताइए क्या लग रहा है कि घोषणा पत्र में क्या उम्मीद है आपको, क्या होने वाला है? सर अभी तक तो इन्होंने पूरे काम कर ही दिए हैं घोषणा पत्र के मुताबिक, और आगे भी करेंगे, पूरी उम्मीद रखते हैं। मैं मध्य प्रदेश से हूँ सर, और यही मॉडल अब धीरे तो धीरे जावेद, आप जिस तरह से बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ घोषणाएं करने वाले हैं उस पर नजर बनाए रखिए आप। अब हम सीधे चलते हैं मुंबई। हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता वहां जुड़े हैं। देश में बुलेट ट्रेन चलेगी, कब चलेगी, कितना समय लगेगा बुलेट ट्रेन का ट्रैक बनने में, और कब बुलेट ट्रेन जो एक सपना है वो हकीकत में तब्दील होगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि बुलेट ट्रेन देश में चले। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि वो इस पूरे प्रकरण पर दोबारा बातचीत करेंगे, समीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले सुनते हैं क्या कहा उद्धव ठाकरे ने। सरकारचं काम विकास करणे आहे. काही गोष्टीला मी स्थगिती दिली, जरूर दिले. मला नेहमी असं वाटतं की पैशाचा जो मगाशी विषय निघाला त्या आर्थिक परिस्थितीकडे बघून राज्याच्या विकासाची प्राथमिकता ठरवली पाहिजे. बुलेट ट्रेनबद्दल सुद्धा मला असं वाटतं याच्यावरती एक सगळ्यांच्या बरोबर बसून विचार व्हायला पाहिजे की खरंच या बुलेट ट्रेनचा उपयोग कोणाला होणार आहे, किती त्याच्यामुळे इकडे उद्योगधंद्यांना चालना मिळणार आहे, आणि तो जर का उपयोगाचा असेल पटवून द्या, आपण जनतेसमोर जाऊ, करू प्रकल्प. पण ते तर प्रधानमंत्र्यांचं ड्रीम प्रोजेक्ट आहे असेल असं मी वाचलं. बरोबर आहे, पण हे ड्रीम प्रोजेक्ट जेव्हा जाग येते तेव्हा वस्तुस्थिती समोर असते, स्वप्न. तो अभी आप सुन रहे थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, बुलेट ट्रेन पर वो बात कह रहे थे अपनी। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। विवेक, ये बुलेट ट्रेन को लेकर के जो बीच में एक तरह से हर्डल आ रहा है, क्या इसके पीछे राजनीति है या इसके पीछे व्यावहारिक वजहें हैं जिसको लेकर के महाराष्ट्र सरकार ये सवाल खड़े कर रही है? घोट तफ्तीश करें। देखिए अरुण, इस बात को समझना बेहद जरूरी कि महाराष्ट्र में 3 पार्टी की सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार है। आपको बताना चाहेंगे कि जो बुलेट ट्रेन है वो ड्रीम प्रोजेक्ट है पीएम नरेंद्र मोदी का, जो मुंबई से अहमदाबाद की तरफ चलने वाला है। कुछ जगह पर काम भी शुरू हो गया था जब बीजेपी की सरकार थी, लेकिन जैसे ही सरकार बदली, जैसे ही उद्धव ठाकरे, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सरकार आती है, उन्होंने सारे बड़े प्रोजेक्ट पर अचानक स्टे लगा देती है और सारे काम अचानक रुक जाते हैं। तो अब जब बुलेट ट्रेन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं तो उसमें संजय राउत जो खुद सामना के संपादक, उन्होंने इंटरव्यू किया उद्धव ठाकरे का। जब भी सवाल पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बुलेट ट्रेन ये पीएम का सपना था, उनका नहीं। उनका साफ तौर पर कहते हैं कि अगर बुलेट ट्रेन से महाराष्ट्र में रहने वाले लोग या महाराष्ट्र की जनता को रोजगार मिलता है और महाराष्ट्र के लोगों को कुछ मुनाफा होता है, तो वो इस पूरे मामले में अपनी दूसरी पार्टी जो सहयोगी पार्टी है उनसे विचार विमर्श कर सकती हैं, ताकि जो स्टे लगाया गया वो पूरी तरह से हटाया जा सके। तो कहीं ना कहीं जो बुलेट ट्रेन को लेकर महाविकास आघाड़ी ने पूरी तरह से स्टे लगा दिया था, तो अब धीरे धीरे सॉफ्ट होती नजर आ रही है कि उनका साफ तौर पर कहना है, अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि अगर महाराष्ट्र की जनता को इससे रोजगार मिलता है, बिजनेस बढ़ता है, इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं महाराष्ट्र में, तो इसको लेकर वो फिर से विचार विमर्श कर सकते हैं और जो बुलेट ट्रेन को लेकर जो काम रुका हुआ है उसे फिर से हरी झंडी दिखा सकते हैं। अरुण, कमल का फूल है, यही कमल का फूल है। तो राजनीति की बात तो हम करते रहेंगे, लेकिन इस बीच सेना को लेकर के एक बड़ी खबर है। सियाचिन और जम्मू कश्मीर में खास तौर से ऊपरी क्षेत्रों में जो सैनिक तैनात हैं, उनको साजो सामान की कमी की रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस लगातार हमलावर हो गई है मोदी सरकार पर। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने हमला किया है बीजेपी सरकार पर सेना को साजो सामान की कमी को लेकर। योगी मोदी हिंदुस्तान की रक्षा के लिए जान गंवाते हैं सियाचिन ग्लेशियर में। ये सरकार सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में, मोदी जी की एडवर्टाइज के चलते करोड़ों से करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं। हजारों करोड़ रुपया सिर्फ मोदी जी की एडवर्टाइज करने के चलते खर्चा होते हैं। लेकिन सियाचिन में हमारा जो फौज है, जिनका बूट नहीं है, जिनका कपड़ा सही सलामत नहीं है, उन्हीं लोगों को लिए इनको खरीदने की पैसा नहीं है। यही हमारा सरकार है, यही सरकार की चेहरा है, ये सरकार की छवि है। सर, वो सीएजी की रिपोर्ट आई है कि सियाचिन में सेना के लिए खाना और सामान की कमी है। नहीं, वो हमने देखी नहीं है,
जैसा अब विल गो थ्रू इट, आपको मिलेंगे बाद में। तो देखिए, जो सेना के साजो सामान की कमी की रिपोर्ट आते ही कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस लगातार सरकार पर इस बात को लेकर के हमले करती रही है कि सेना की माउंटेन कोर को किस तरह से खत्म कर दिया गया। जो चीन को लेकर रणनीतिक रूप से जरूरी थी माउंटेन कोर, उस पर भी कांग्रेस लगातार सियासत करती है। इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगातार वार पलटवार का दौर चल रहा है। दहशत देने वालों, शाहीन बाग बिठाने वालों, शर्म करो कुछ धर्म करो, तुम्हारी लुटिया डूबने वाली है। 8 तारीख को वो तारीख आने वाली है, तुम्हारी लुटिया डूबने वाली है। टुकड़े टुकड़े गैंग वालों, खूनी पंजा झाड़ू वालों, हिंदू मुस्लिम करने वालों। तो तमाम ऐसे लोग, ये बताइए बीजेपी के आप कार्यकर्ता हैं, एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि सियाचिन में जो सैनिक हैं उनके पास साजो सामान की कमी है। इस खबर को कैसे देखते हैं आप? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सिर्फ अफवाह है। हमारे सियाचिन के जो सैनिक है वो सब पूरी तरह से हर मुस्तैद है उनको। और हमारे मोदी जी ने जो पहले बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, आप देखिए उनमें रेत भरा हुआ था, आज प्रॉपर बुलेट प्रूफ जैकेट है। उनके लिए सारी सुरक्षा के सामान है। और वहाँ मैं नहीं समझता ये सिर्फ अफवाह है। लेकिन ये रिपोर्ट में आया है सामने, जिसको लेकर कांग्रेस ने हमला किया है कि सरकार सैनिकों को जरूरी सामान नहीं दे पा रही है। देखिए, कांग्रेस के जो नेता है वो तो आपको पता है कैसे हैं। उनको बात करने का क्या बात करनी है, क्या कहनी है, उनको यही नहीं पता। उनको सियाचिन कभी गए उनके नेता कभी सियाचिन नहीं है। हमारे मोदी जी सियाचिन में जाके नववर्ष मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो उनके लिए ऐसी कुछ नहीं है। सारी अफवाह मानता हूँ मैं, बिल्कुल अफवाह। अफवाह नहीं है, ये तो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि सेना के नाम पर, सेना के शौर्य के नाम पर सबसे ज्यादा बीजेपी, तो हम उसको दिखाएंगे। तो इसमें ये अपना वीडियो भी डाले हैं और दूसरों को खाली हिंदू मुसलमान करते दिखा रहे हैं। ये आपत्तिजनक है। मान लीजिए हमने कोई बात कही हो तो आप दिखाओ, लेकिन जिस बात को किसी ने कहा ही नहीं उसको बना करके फेक करके लोगों में ये चुनाव को पोलराइज करना, ये बहुत ही आचार संहिता का बहुत बड़ा उल्लंघन है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल कांग्रेस पर है। अब जब अंतिम चरण में ये पूरा पहुंच चुका है चुनाव प्रचार, अब जाकर के कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज मैदान में उतरे हैं, क्या लगता है कि उनकी अब जो जैसे प्रियंका वाड्रा उतरी है, उनकी तरफ से तमाम और नेता प्रचार में आ रहे हैं, क्या अब कुछ फर्क पड़ेगा उनके आने से? अब ये उनका अपना निर्णय है। मुझे भी थोड़ा सा पता चला कि कुछ सीटों पे उनके कांग्रेस के लोग